प्रिय छात्राध्यापक एवं दर्शकों, आप सभी विदित हैं कि बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया आपके द्विवर्षीय पाठ्यक्रम डीएलएड का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र है। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 हो, चाहे 1986, चाहे उसका संशोधन 1992 हो या 2005 के राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा, इन सभी में शिक्षा को बाल केंद्रित होने पर जोर दिया गया है। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए सुकोमल बाल मन को समझना अति आवश्यक है। इसीलिए प्रशिक्षुओं को बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित अवधारणाओं पर चर्चा की जाएगी। आपके पाठ्यक्रम में बाल विकास, जिसके अंतर्गत उसका अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं और बाल विकास के आधार एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक जैसे वंशानुक्रम एवं वातावरण, यह आपका एक पाठ्यक्रम का पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है अधिगम। इसके अंतर्गत आपको अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, अधिगम के विभिन्न नियम और अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों को जानना होगा। इसके साथ ही सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के अंतर्गत अभिप्रेरणा का अर्थ, प्रकार, महत्व और अभिप्रेरणा की विधियां भी आपको पढ़ना और समझना होगा। सीखने की प्रक्रिया में ध्यान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत ध्यान का अर्थ, जैसे ध्यान किसे कहते हैं, एक दो विद्वानों की परिभाषाएं, फिर ध्यान के प्रकार, फिर ध्यान को प्रभावित करने वाले कारकों को भी पढ़ना होगा। आप सभी जानते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में स्मृति का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे हम इंग्लिश में मेमोरी कहते हैं। स्मृति का इसमें हम इस अर्थ, प्रकार और अच्छी स्मृति के प्रभावी कारणों को जानेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी ये भी जानते होंगे कि स्मृति के साथ विस्मरण यानी भूलने का भी अपना महत्व है। सीखने की प्रक्रिया में विस्मरण का क्या अर्थ है, विस्मरण के कारण कौन कौन से हैं और उसके महत्व को हम समझेंगे। इसके साथ ही हम सभी अपनी कक्षाओं में छात्रों के बुद्धि परीक्षण या रुचि परीक्षण के लिए बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा करते हैं। इन आंकड़ों को कैसे वर्गीकृत करें, कैसे निरूपित करें और कैसे उनका हम एक गणितीय गणना करें, इसके लिए सांख्यिकी के अर्थ, महत्व, आंकड़ों के रेखाचित्र निरूपण और केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में चर्चा करेंगे। बाल विकास। बाल विकास क्या है? बाल विकास की 1-2 परिभाषाएं, बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता, बाल विकास के क्षेत्र यानी कि बाल विकास के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इसके साथ ही बाल विकास की अवस्थाओं और बाल विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण यानी पर्यावरण के प्रभाव को संक्षिप्त चर्चा की जाएगी। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा में बालकों का सर्वांगीण विकास हो, यह सभी की प्रमुख चिंता है। बाल विकास का तात्पर्य क्या है, यह जानना जरूरी है। बाल विकास से तात्पर्य बालकों के सर्वांगीण यानी कि बहुमुखी विकास से है। इसके अंतर्गत जन्म से किशोरावस्था तक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। इन परिवर्तनों के माध्यम से बालकों के विकास को जानते हुए उनके स्तर और क्षमता के अनुरूप शिक्षक पाठ्य सामग्री को प्रस्तुत कर सकता है। शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह बालकों के विकास और उनको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में जाने समझे। बाल विकास को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम 2 विद्वानों, जिसमें से पहले क्रो एवं क्रो और दूसरे जेम्स ड्रेवर की परिभाषाओं को लेते हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यानी बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भकाल से 18 या 19 वर्ष की अवस्था तक हम जिनका व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं उसे बाल विकास कहते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। जेम्स ड्रेवर ने भी बहुत हद तक क्रो एवं क्रो की बातों को ही कहा है। कुल मिलाकर बाल विकास जन्म से किशोरावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन करने की विधा है। बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता हमें क्यों है? क्योंकि इसके माध्यम से हम बाल मन और बाल व्यवहारों के रहस्यों को समझने में यह हमें सहायता प्रदान करता है, जिसके माध्यम से बाल मन को समझकर हम बच्चों के अनुरूप, उनके व्यवहार के अनुरूप हम उन्हें शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। बालक के समुचित निर्देशन के लिए कुछ व्यवहारिक उपाय ढूंढने होते हैं। उन व्यवहारिक उपायों के अध्ययन में भी बाल विकास का अध्ययन हमारी सहायता प्रदान करता है। इसके साथ ही बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में भी बाल विकास का अध्ययन अति सहायक है। बाल विकास का क्षेत्र का आशय यह है कि हम बाल विकास के अध्ययन में किन किन बातों का अध्ययन करते हैं। तो प्रमुखतः
हम बाल विकास के अंतर्गत वातावरण एवं बालक के संबंध का अध्ययन करते हैं, यानी पर्यावरण या वातावरण बालक को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही हर बालक अपने में अनूठा होता है, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। विभिन्न बालक विभिन्न रूप से व्यवहार करता है, उसकी रुचि का क्षेत्र अलग होता है, उसमें क्षमताएं अलग होती हैं, उसका अध्ययन करके हम हर बालक के अनुसार शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। साथ ही मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है, जैसे ध्यान, स्मृति, ये सभी मानसिक प्रक्रियाएं हमें सीखने की प्रक्रिया में योगदान करती हैं, इसीलिए इनका अध्ययन आवश्यक है। साथ ही कक्षा शिक्षण में प्रमुख चुनौती सामान्य से भिन्न विशिष्ट बालकों के अध्ययन की रहती है। बाल विकास में विशिष्ट बालकों का अध्ययन किया जाता है, जिनके माध्यम से उनके अनुरूप शिक्षा को प्रदान किया जा सके। इसके साथ ही अभिभावक और बालक संबंध का अध्ययन भी बाल विकास का एक क्षेत्र है। अभिभावक और बालक का संबंध स्कूल में बिताने वाले समय की तुलना में बहुत ही मायने रखता है। अभिभावक और बालक के संबंध का अध्ययन उसकी रुचि, उसकी ध्यान, उसकी स्मृति, सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है, इसीलिए अभिभावक बालक संबंध का अध्ययन भी अति आवश्यक है। बाल विकास की अवस्था, बाल्यावस्था के अंतर्गत किसे माना जाए, इसको लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। फिर भी ठोस रूप में, स्थूल रूप में बाल विकास की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, जिसमें से प्रथम शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को विद्वानों ने शैशवावस्था के अंतर्गत शामिल किया है। वहीं 5 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था के रूप में सम्मिलित किया गया है। 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। इन अवस्थाओं में सीखने की प्रक्रिया अलग अलग होती है, कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे शैशवावस्था में शिशु ध्वनियों में अंतर करना, प्रसन्नता, परिवार के सदस्यों को पहचानना, अनुकरण के द्वारा हाव भाव सीखने के साथ साथ बालक आत्मकेंद्रित बहिर्मुखी व्यक्तित्व धारण करता है। वहीं बाल्यावस्था में बालक के अंदर सामाजिक जागरूकता, मित्र मंडलीय निर्माण, आत्मनिर्भर होने के प्रयास के साथ साथ चारित्रिक और नागरिक गुणों का विकास होता है। वहीं जब बालक किशोरावस्था की तूफानी अवस्था में पहुंचता है तो उसके अंदर आत्मप्रेम की भावना, विषम लिंगाकर्षण और आत्मसम्मान की भावना प्रबलता से पाई जाती है। बाल विकास के आधार और उसको प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्यतः 2 कारकों, वंशानुक्रम, जिसे आंग्ल भाषा में हेरिडिटी कहते हैं, और वातावरण, दोनों का प्रभाव पड़ता है। बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। तंत्रिका तंत्र की बनावट, मूल प्रकृति, स्वभाव, शारीरिक गठन, व्यावसायिक योग्यता एवं सामाजिक स्थिति को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। इसके साथ ही वातावरण यानी पर्यावरण भी बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक इत्यादि सभी विकास को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध को लेकर अगर इसका सूत्रीकरण किया जाए तो गणितीय शब्दों में इस तरह कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व विकास बराबर वंशानुक्रम गुणे वातावरण, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट। आपके पाठ्यक्रम का दूसरा टॉपिक है अधिगम या सीखना, यानी लर्निंग। सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए शिक्षा को एक सतत प्रक्रिया कहा जाता है। नवीन ज्ञान तथा प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। सीखने की प्रक्रिया के अंग, सीखने की प्रक्रिया के 5 अंग हैं, जिसमें शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षण विधि, शिक्षण अधिगम, पाठ्यपुस्तक। शिक्षक पाठ्यपुस्तक की सामग्री को विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग कर शिक्षार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रदान करता है। इसके साथ ही हम बच्चों को निम्नलिखित विधियों से भी अधिगम बोध करा सकते हैं। इन विधियों में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, जो हम पजल्स को हल करते हैं वो लर्निंग बाय डूइंग है, पहेलियों को हल करते हैं, वह करके सीखने का ही एक उदाहरण है। उदाहरण कई सारे हैं, लेकिन मुख्यतः हम जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में हम लोग लाते हैं पहेलियों या पजल्स को हल करना। दूसरा है अनुकरण से सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन, जिससे बच्चा बोलना सीखता है, अपने माता पिता को बोलते देख वो भी बोलने का अभ्यास करता है, इसे लर्निंग बाय इमिटेशन कहते हैं। तीसरा है निरीक्षण से सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, जैसे हम भूगोल में जो पढ़ते हैं, इतिहास में जो पढ़ते हैं, कभी हमें स्कूलों से क्षेत्रीय भ्रमण के लिए ले जाया जाता है, जैसे संग्रहालय है, चिड़ियाघर है या कोई पर्यटन स्थल है, तो यह ऑब्जर्वेशन के माध्यम से एक प्रकार की लर्निंग हुई। अगला है लर्निंग बाय टेस्टिंग, जैसे छोटे बच्चों में किंडरगार्टन में जब बच्चों को हार्ड एंड सॉफ्ट की पहचान कराते हैं तो उनकी आँख पर पट्टी बांधकर
उनको कठोर चीज़ों को पहले टच कराया जाता है, उसके बाद सॉफ्ट चीज़ों को, तो उनको हार्ड छू कर हार्ड एंड टच की बोध होता है। तो यह लर्निंग बाय टेस्टिंग है। इसके साथ ही बड़ी कक्षाओं में लर्निंग बाय ग्रुप मेथड भी होता है, जैसे कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, रोल प्ले, मॉडल निर्माण, खेल गतिविधियाँ, यह सामूहिक विधि से सीखने के प्रमुख तरीके हैं। अधिगम के लिए शिक्षकों में भी कुछ गुण होने चाहिए। अपेक्षित गुणों की आशा की जाती है, जैसे स्पष्ट निर्देश, झिझक का अभाव, भय मुक्त, पूर्वाग्रह मुक्त व्यवहार, वक्ता के साथ अच्छा श्रोता होना और पक्षपात रहित व्यवहार। सीखने के नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियमों की चर्चा की है, सीखने के मुख्य नियम और सीखने के गौण नियम। सीखने के मुख्य नियम 3 प्रकार के हैं: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता के नियम का आशय सीखने के लिए सजगता के साथ प्रगतिशील रहने से है। वहीं अभ्यास का नियम के अंतर्गत बार बार करने से अच्छी तरह व्यक्ति सीखता है। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यह अभ्यास का नियम है। वहीं प्रभाव का नियम है कि जैसे हम योगाभ्यास करते हैं, योगाभ्यास के माध्यम से हम शारीरिक स्वस्थता को प्राप्त करते हैं, साथ में पुरस्कार और दंड की भूमिका, ये सभी प्रभाव के नियम के अंतर्गत आते हैं। सीखने के गौण नियमों में मनोवृत्ति का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम, ये कुछ नियम हैं जिन्हें शिक्षकों को जानना चाहिए। सीखने के नियमों का प्रयोग कर शिक्षक छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि, उत्साह एवं संतोष विकसित कर सकते हैं। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत एवं सिद्धांतकार। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के माध्यम से हम अधिगम को छात्रों में संप्राप्त करा सकते हैं। अधिगम के सिद्धांत कई हैं। प्रमुखता पहला सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने पिंजड़े में बंद भूखी बिल्ली तथा पिंजड़े के बाहर भोजन के माध्यम से प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत का वर्णन किया है। इसके बाद संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत रूसी वैज्ञानिक पावलोव ने दिया, जो कुत्ता लार घंटी के प्रयोग पर आधारित है। यानी कुत्ते के सामने भोजन रख के उस पर घंटी बजाने पर जो लार आता है, फिर वो भोजन के लिए आशा करता है। यह संबंध के माध्यम से पावलोव ने संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया है। स्किनर ने भूखे चूहे पर प्रयोग करके क्रिया प्रसूति का सिद्धांत दिया है। वहीं कोहलर ने सुल्तान नाम की चिंपैंजी पर प्रयोग किया और उसके प्रयोग के आधार पर एक सिद्धांत का विकास किया, जिसे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। पियाजे का सिद्धांत भी अधिगम का प्रमुख सिद्धांत है। इनकी मान्यता, पियाजे की मान्यता है कि अधिगम एक यांत्रिक नहीं बल्कि बौद्धिक प्रक्रिया है, जो बालक की आयु के अनुसार होता है। ब्रूनर का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। ब्रूनर का मानना था कि स्वयं खोज से किया अधिगम सार्थक व टिकाऊ होता है। शिक्षकों को इन अधिगम के सिद्धांतों को विस्तार से जानना चाहिए और अपने शिक्षण में विधि में इसका प्रयोग करना चाहिए। अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण का सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है। जब कोई एक सीखा हुआ कार्य दूसरे सीखे कार्य को प्रभावित करता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे साइकिल चलाने का पूर्व ज्ञान मोटरसाइकिल चलाने सीखने में सहायक है, किंतु ट्रक चलाने सीखने में नहीं। कभी कभी पहले कोई सीखा गया कार्य पहले वह दूसरे सीखे कार्य में जब सहायता प्रदान करता है तो उसे हम सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। वहीं जब कोई पूर्व ज्ञान वर्तमान ज्ञान में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा सीखने की गति, व्यवहार और दिशा को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा को हम आंग्ल भाषा में मोटिवेशन कहते हैं। हम अपने स्कूली जीवन में पुरस्कार और दंड प्राप्त करते रहे हैं। यह एक प्रकार का मोटिवेशन ही है कि जो हमें कार्य करने को प्रेरित करता है। यह सीखने, लक्ष्य की प्राप्ति, चरित्र निर्माण, ध्यान और पाठ्यक्रम और अनुशासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिप्रेरणा की विधियाँ: खेल, पुरस्कार, प्रतिद्वंदिता, सामूहिक कार्य, प्रशंसा आदि के माध्यम से हम अभिप्रेरणा को और ज़्यादा प्रेरित कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। अभिप्रेरणा के माध्यम से न केवल बच्चों को वरन विद्यालय परिवेश से जुड़े ग्राम समिति, क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियों को जोड़कर विद्यालय को आदर्श रूप प्रदान कर सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया में ध्यान की भी अपनी भूमिका है। ध्यान किसी भी वस्तु पर एकाग्रचित होने का तात्पर्य है। यह ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार का होता है। ऐच्छिक ध्यान मतलब जो व्यक्ति में इच्छा की प्रधानता जो स्वतः करता है वो ऐच्छिक ध्यान है, और जो किसी न किसी की प्रतिक्रिया परिणाम होता है उसे अनैच्छिक ध्यान कहते हैं। ध्यान बाह्य और आंतरिक दोनों कारकों से प्रभावित होता है। आप जानते होंगे, जैसे हम पढ़ने बैठे कभी और बाहर तेज ध्वनि में गाना बजे, फिल्मी गाना बजे तो हमारा ध्यान भटक जाता है। वहीं हम किसी बात को लेकर संताप है हमारे मन में और हम अंतःकरण से दुखी हैं तो हमारा ध्यान पढ़ने में नहीं लगता। तो ये जो आंतरिक दुख से जो व्यवधान है सीखने में, वो आंतरिक रूप से ध्यान को प्रभावित करता है। वहीं बाह्य कारक तेज ध्वनि से पढ़ाई का प्रभावित होना, ये बाह्य ध्यान है। शिक्षण के समय बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने में हमारे छात्राध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। कक्षा का वातावरण ऐसा हो कि जिससे बाह्य और आंतरिक दोनों रूप से
वह ध्यानचित होकर पाठ को पढ़ सकें, समझ सकें। आजकल ध्यान को प्रबल करने के लिए योग शिक्षा भी शिक्षा के पाठ्यक्रम में जुड़ गया है। सीखने की प्रक्रिया में रुचि का तात्पर्य हमारी पसंद से है। शिक्षा में ध्यान और रुचि दोनों की उपयोगिता है। प्रायः हमारा ध्यान उसी पर केंद्रित होता है जिसमें हमारी रुचि होगी। रुचि दो प्रकार की होती है, जन्मजात और अर्जित। हर बच्चे में कुछ गुण जन्मजात होते हैं, जैसे किसी की गाने की प्रवृत्ति बढ़िया होती है, किसी की पेंटिंग की रुचि होती है। तो छात्रों की रुचि के अनुरूप उनको शिक्षण दिया जाए, यह जरूरी है। इसमें हमारे छात्राध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह प्रत्येक छात्र के जन्मजात रुचि को भी पहचाने, इसके साथ उन्हें रचनात्मक करने के लिए प्रेरित करें और कुछ रुचियों का अर्जन भी कराएं। बच्चों की रुचि का उपयोग करके हम उन्हें उचित शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया में स्मृति यानी मेमोरी का कार्य अवचेतन मन में संचित ज्ञान को चेतन मन में लाना है। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के अनुसार पूर्व में सीखे ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है। वहीं रायबर्न कहते हैं, अपने अनुभवों को संचित करने तथा उन्हें पुनः चेतना में लाने की शक्ति स्मृति है। आप सभी जानते हैं कि हर कंप्यूटर लैपटॉप में मेमोरी होता है। उसका काम यही होता है कि जो हम उसमें इनपुट डालते हैं, समय आने पर हम उसको देख सकें, प्राप्त कर सकें। कुछ ऐसा ही हमारी मस्तिष्क की मेमोरी भी है। स्मृति की 3 अवस्थाएं होती हैं। कूट संकेतन यानी इनकोडिंग, इसके अंतर्गत स्मृति तंत्र में पहली बार सूचना का पंजीकरण होता है। भंडारण स्टोरेज, कुछ समय तक यह कूट संकेतन संरक्षित रहता है। फिर तीसरी अवस्था होती है पुनरुद्धार रिट्रेवल, संचित सूचनाओं को पुनः हम स्मरण में लाते हैं। मेमोरी इसी तरह से कार्य करती है। विद्वानों ने स्मृति के कई प्रकार बताए हैं। स्थूल रूप से स्मृति को हम 5 प्रकारों में रख सकते हैं। पहला, अल्पकालिक स्मृति, यह 30 सेकंड के लिए होती है। उसके बाद दीर्घकालिक स्मृति रटंत और सक्रिय 2 रूपों में पाई जाती है। वहीं निष्क्रिय स्मृति, इसमें पूर्व ज्ञान को बिना प्रयास के पुनः स्मरण कर लेना, यही निष्क्रिय स्मृति है। वहीं जब तथ्य को भली भांति सोचकर तर्क के आधार पर याद करते हैं तो वह तार्किक स्मृति कहलाती है। और याद की गई या सीखी हुई बात को कभी न भूलना, यह वास्तविक स्मृति है। यह सबसे बढ़िया स्मृति मानी जाती है। स्मृति के प्रभावी कारक में कई सारे कारक हैं। प्रमुखता, प्रेरणा, रुचि, संबद्धता, स्मरण विधि, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण विधि एवं शिक्षक का व्यवहार, इसके साथ ही उत्तम वातावरण स्मृति को प्रभावित करता है। सीखने की प्रक्रिया में विस्मरण का अर्थ भूल जाना है। प्रायः देखा जाता है कि हम किसी वस्तु या घटना को चाहे जितनी ही गहराई से क्यों न याद करें, उसे हम भूल जाते हैं। यही विस्मरण है। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक मन के अनुसार सीखी गई बात को धारण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता ही विस्मरण है। वहीं सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड कहते हैं, विस्मृति की क्रिया के द्वारा हम अपने दुख देने वाले अनुभवों को स्मृति से निकाल देते हैं। यकीन माने, जितना सीखने की प्रक्रिया में स्मृति का योगदान है, उससे कम विस्मरण का नहीं है। अगर हम बातों को भूलें ना, तो हम कुछ नया सीख ही नहीं पाएंगे, कुछ नया याद ही नहीं कर पाएंगे। फिर भी हमें कम से कम भूलना होगा, काम की बातों को याद रखना होगा। हम क्यों भूलते हैं, उसके कुछ कारण हैं, जिसे हम विस्मरण के कारण कहते हैं। जिसमें भावात्मक बाधा, समय का प्रभाव, विषय का स्वरूप। कुछ विषय कठिन अरुचिकर विषय होते हैं जिसे कि हम नहीं पढ़ना चाहते, इसलिए कुछ बातें हम इसकी याद नहीं रखना चाहते। फिर अधिगम का वातावरण, सीखने का वातावरण भी भूलने का कारण है। उसके बाद भूलने के कारणों में रुचि, ध्यान और इच्छा का अभाव के साथ साथ मादक द्रव्यों का सेवन भी विस्मरण का कारण है। शिक्षण में सांख्यिकी, प्रिय छात्राध्यापक एवं दर्शकों, बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया में सांख्यिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। सांख्यिकी का कार्य आंकड़ों का संग्रह करना व उसे भली भांति सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित करके सीखने हेतु बनाना है। सांख्यिकी का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में है। आंकड़ों की सरल प्रस्तुति, तुलनात्मक अध्ययन, परीक्षण परिणामों की व्याख्या, अनुसंधान और सूचनाओं का सुव्यवस्थित और वर्गीकृत ब्यौरा बनाने में सांख्यिकी हमें सहायता प्रदान करती है। आप सभी अपनी कक्षाओं में छात्रों की गणना करते होंगे, उनके लिंग जाति के आधार पर उनका वर्गीकृत आंकड़ा बनाते होंगे, सारणी के रूप में रखते होंगे। यही काम सांख्यिकी हमें सिखाती है। विभिन्न आंकड़ों के रेखाचित्र निरूपण से आंकड़ों को सरलता एवं सहजता से समझा और समझाया जा सकता है। इस प्रशिक्षुओं को प्रथम सेमेस्टर में केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों को पढ़ना है। माध्य में भी मुख्यतः समांतर माध्य के बारे में जानना है, माध्यिका एवं बहुलक। माध्य का प्रयोग हम तब करते हैं जब आंकड़ों का वितरण सामान्य हो। आप इसे निचली कक्षाओं में औसत के नाम से भी जानते हैं। यह एक विश्वसनीय मापक है। माध्यिका वास्तव में आंकड़ों के समूह का वह बिंदु है जिसके नीचे समूह के आधे आंकड़े बराबर होते हैं और जिसके ऊपर समूह के आधे आंकड़े
बराबर। यह स्थिति का माध्य कहलाता है। बहुलक, बहुलक समंक माला के समूह का वह समंक है, वह आंकड़ा है जो सर्वाधिक बार आता है। जैसे नाम से विदित होता है, बहुलक, बहु बार आने वाला आंकड़ा। बहुलक सबसे अधिक अस्पष्ट अनिश्चित माध्य है। क्यों? क्योंकि श्रेणी की अगर सभी आवृत्तियां समान हो, यानी किसी समंक माला में कई आंकड़े लगभग बराबर बार आए, तो हम बहुलक का निर्धारण नहीं कर सकते। इस बहुलक माध्यिका और माध्य में संबंध है। गणित की भाषा में कहें तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। माध्य माध्यिका बहुलक के बहुत सारे सूत्र हैं जिन्हें हम उदाहरणों के माध्यम से कक्षाओं में पढ़ेंगे। आप सभी अपने स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किए ही होंगे, करना भी चाहिए, जिससे हमें कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या और उनके स्थिति का आकलन हो सके। आप देखते होंगे इस आरोग्य सेतु ऐप में कि इसमें संक्रमित, स्वस्थ और मृत व्यक्तियों की संख्या को कभी सारणी, दंड चित्र तो कभी वक्र के रूप में दर्शाया जाता है। यह सांख्यिकी की ही देन है। इसे आप अपनी कक्षाओं और विद्यालयों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं और आंकड़ों को वर्गीकृत और रेखाचित्र रूप से निरूपित कर सकते हैं। सांख्यिकी हमारे अंदर इस कला का विकास करती है। आशा करते हैं कि बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के अध्ययन से आप एक आदर्श शिक्षक बन सकेंगे।